Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. First of all, I hope you are doing well and as you know very well कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है CSS एग्जाम्स के लिए और आपके जितने भी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो बेसिकली हमने आज जो है वो डिस्कस करना है वो ये है कि क्लासिकल थ्योरीज को हमने स्टार्ट किया है और ये आज सबसे पहले जो हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर जो सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल जो दिया था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल वो मैक्स वेबर ने दिया था। तो यहाँ पर मैक्स वेबर को थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है वो उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे क्या है और उसके बाद के वाई ब्यूरोक्रेटिक मॉडल रैशनल, इसको रैशनल क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे और उसके बाद जो है इसके जो अथॉरिटी के टाइप्स हैं वो अथॉरिटी के टाइप्स भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। ठीक है, आप नोट करते जाएं, एक एक चीज को जो है आप नोट करते जाएं ताकि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इनको जो है वो नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। और आपने मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपकी मार्केटिंग की बुक है ऊपर जो है आप डिपेंडेंसी जो है अपनी क्रिएट मत करें, क्योंकि वो ऐसे होती है कि जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं वहां पर जो उनका मटेरियल नहीं दिया होता। तो आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर नोट्स जो है वो अपने साथ साथ बनाते जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरह। सबसे पहले अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बाय मैक्स वेबर, जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है ये किसने दिया है? बेसिकली मैक्स वेबर ने दिया। सबसे पहले देखें एक्सप्लोरिंग लाइफ। एक्सप्लोरिंग लाइफ अगर देखा जाए कि इसकी लाइफ के बारे में जाना जाए, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है नया इनकलाबी या नई राह दिखाना। थेरीज ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक थेरीज जो उनके एक कह ले के नई रास्ता दिखाया, नया रास्ता दिखाया, नई राह दिखाई है या इनकलाबी है। एंड हु फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्रियल एज। तो वो कहता है कि इसने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, बदल कर रख दिया है किसको? हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की और जो है वो मॉडर्न कह ले के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स इन इंडस्ट्रियल एज में जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या किया, इसने बदल कर रख दिया है। तो ये जितने भी मैक्स वेबर बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट है, इसने जो है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है। तो अब चलते हैं आगे, इसकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे तो उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे। सबसे पहले देखें अर्ली लाइफ के बारे में। एकेडमिक जर्नी वेबर, तो बॉर्न 21 अप्रैल 1864 इन एरफ्रट प्रशिया में पैदा हुआ था 1864 में। एंड मैक्स वेबर ग्रू अप इन पॉलिटिकल एंगेज्ड बोर्जुआ फैमिली, जो बेसिकली पॉलिटिकल फैमिली थी उसके साथ ये रिलेट करता था, वहां पे इसने अपनी परवरिश पाई, वहां पे ये बड़ा हुआ। एंड इज हिज फादर वाज प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन एंड लॉयर, जो इसका बाप था वो बेसिकली एक पॉलिटिकल कह ले के पॉलिटिशियन भी था और एक लॉयर भी था। और इसकी जो मदर थी, विलेस मदर हेल्ड स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कन्विक्शंस, जो इसकी मदर थी उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलीजियस बिलीफ था। एंड दिस अर्ली एक्सपोजर टू बोथ पॉलिटिकल एंड मॉरल रिगोर, ये दोनों चीजों ने, एक ये मॉरल रिगोर और पॉलिटिकल पावर ने क्या किया, प्रोफाउंडली शेप द वेबर्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव था या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थी वो किसी की वजह से हुई। बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था वो पॉलिटिकल पावर का था, उधर उसकी मां जो है वो क्या थी, बेसिकली कह लेकर रिलीजियस कन्विक्शन की, उसकी वजह से जो इसका इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखे वेबर ने परस्यूड एक्सेप्शनल एकेडमिक पाथ एंड स्टडीइंग लॉ, इसने लॉ की भी स्टडी की, हिस्ट्री की भी की। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, जो मशहूर यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर हेडलबर्ग है, बेर्लिन है, उसके बाद स्ट्रासबर्ग है। तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर इसने जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो हासिल की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि थोड़ा सा अगर आप ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बारे में अगर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपने अगर
कह दे कि मैक्स वेबर के बारे में या आप उसकी अर्ली लाइफ के बारे में लिख देते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा कि आपके मार्क्स अगर 8 पर हैं तो वो ऑब्वियसली बात है 10 या 11 पर चले जाएंगे। तो होता क्या है कि यहां पर जो है पता ही नहीं होता कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल लिख के आ जाते हैं, मैक्स वेबर ने ये कर दिया, मैक्स वेबर ने ऐसे लिख दिया। होता क्या है कि जो आपका अर्ली लाइफ होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपका जो बता रहे हो ना उसकी जो फाउंडेशन है वो रखी जाती है, उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत हो जाती है। तो ये अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक जर्नी वेबर की देखने के बाद अब हम चलते हैं हमारे राइज एंड जो है ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसे हुई, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी टर्म देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी वाज फर्स्ट कोइंड बाय विंसेंट डे गॉर्ने। जो ब्यूरोक्रेसी जो टर्म है सबसे पहले जो कोइंड निकाली गई है वो विंसेंट गॉर्ने, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। 1745 में जो है इसने इस्तेमाल किया या निकाला। ही स्टेटेड, इसने कहा कि वी हैव एन इलनेस इन फ्रांस। वो कहता है कि हमारे मुल्क में फ्रांस के अंदर जो एक बीमारी है विच बाइड्स फेयर टू प्ले हैवोक विद अस, जो हमारे लिए तबाहकुन जो है वो साबित हो सकती है। दिस इलनेस इज कॉल्ड ब्यूरोमनिया। जो ये बीमारी क्या कहलाती है, बेसिकली दफ्तरी जुनून कहलाती है या ब्रोमीनिया कहलाती है। इन फ्रेंच द वर्ड ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है मीन्स अ डेस्क। क्या बोला जाता है, अ डेस्क को बोला जाता है। द टर्म ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ड्स ऑफ FM मार्क्स से वर्ड में अगर इसको देखा जाए तो विच वाज फर्स्ट यूज्ड इन फ्रेंच फॉर्म। अगर सबसे पहले इसको देखा जाए तो ये फ्रेंच फॉर्म में इसको यूज किया गया, ठीक है। एंड ब्यूरोक्रेटिक कौन सी फॉर्म में यूज किया गया, ब्यूरोक्रेटिक में। एंड बाय अ फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जो फ्रेंच मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, उन्होंने 18 सेंचुरी के अंदर इसको यूज किया। एंड टू रेफर टू द गवर्नमेंट, और रेफर कर दिया किसकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। इन ऑपरेशन के लिए। स्प्रेड टू जर्मनी, और ये फिर बाद में किया हुआ जर्मनी तक फैल गई। ड्यूरिंग द 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, ये जर्मनी के अंदर फैल गई। एंड इसका नाम क्या था, ब्यूरोक्रेटिक। एंड हैज सिंस फाउंड इट्स वे इनटू इंग्लिश, और इससे जो है वो कहाँ पाया गया, बेसिकली इंग्लिश में। और अब जो है एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस, और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस में जो है अब इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए कि व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, वेबर्स डेफिनेशन। अब यह वेबर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो वेबर कहता है कि कॉन्सेप्चुअलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, ने कहा कि रेवोल्यूशनरी फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। क्या है, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी फॉर्म है। दैट वुड डोमिनेट मॉडर्न सोसाइटी, जो क्या कर रही है, अभी भी मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर अपना गलबा जमाए हुए है, या उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो कह लें कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हो। उसके बाद फॉर फ्रॉम द नेगेटिव कनोटेशन, अगर इसके नेगेटिव कनोटेशन के अलावा अगर देखा जाए तो क्या है कि वी एसोसिएट विद ब्यूरोक्रेसी टुडे, आज भी जो है हम ब्यूरोक्रेसी के साथ मुंसलिक हैं या उसके साथ हैं। उसके बाद एसोसिएट करते हैं। वेबर व्यू इट एज अ मोस्ट रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैक्स वेबर ने जो इस मॉडल को बड़ा रैशनल और कह लें कि बड़ा एफिशिएंट सिस्टम करार दिया है कि किस तरह जो है वो कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कंट्रोल करता है। तो ये चीज है। सबसे पहले अगर इसका प्रिंसिपल देखा जाए इसका, तो वो क्या है कि क्लियर हिरार्किकल अथॉरिटी। अगर देखा जाए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका, बेसिकली टॉप टू, यहां पे आप देख लें कि बॉटम है आपका और ये आपका क्या है, टॉप है। तो टॉप टू बॉटम जो हायरार्की होती है, ठीक है। उसके बाद ऑल वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड, जो बिल्कुल चेन एंड कमांड है, आप कह लें कि अप से डाउन की तरफ होती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, डिफरेंट जो हर लेवल के ऊपर कोई डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई सीईओ है। तो इस तरह जो है वो एक हायरार्की बनी है इंश्योरिंग, और ये फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी को भी जो है वो इंश्योर करते हैं। और फ्लो फ्रॉम अपवर्ड डिसीजंस फ्लो डाउनवर्ड, जितने भी डिसीजंस आप कह ले के ऊपर टॉप लेवल पे बनाए जाते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता जो है वो नीचे फ्लो करते हुए नीचे चले जाता है, नीचे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाए तो ये बहुत है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क अलाउज इंडिविजुअल्स टू डेवलप एक्सपर्टीज एंड स्पेसिफिक एरियाज। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली होता है कि आपका स्पेशलाइजेशन जो है किस में है, आपकी कह ले ये भी
कह सकते हैं आपकी एजुकेशन के मुताबिक अगर देखा जाए उसका इंटरेस्टेड एरियाज कौन सा है, वो किस में एक्सपर्ट है, तो उसको स्पेसिफिक एरिया में जो है वो लिया जाता है। इंक्रीजिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो इसका ओवरऑल अगर पर्पस देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है और आउटपुट को भी जो है वो बूस्ट अप करती है। उसके बाद फॉर्मल ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, यहां पर फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ये जितना भी ब्यूरोक्रेसी है इसके अंदर देखेंगे लॉज एंड रूल्स जो है वो पाए जाते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, जो पेशन गोई भी करती है, एंड फेयरनेस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस अक्रॉस द लेवल्स। और जितने भी लेवल्स के जहां भी लेवल्स के ऊपर ये ऑपरेशंस अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस होते हैं तो उनको बड़ी कंसिस्टेंसी नजर आती है और फेयरनेस भी नजर आती है, प्रिडिक्टेबिलिटी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर लॉज हैं, उसके बाद रूल्स हैं, उसके बाद रेगुलेशंस है, एक प्रोसीजर है कंप्लीट, उसकी बेस पे जो है वो आपकी जो है वो पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पर अगर हम देखें यहां पर इम्पर्सनल रिलेशनशिप। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका ब्यूरोक्रेटिक अभी जो मॉडल है इसके अंदर होता क्या है कि जो इम्पर्सनल को जो है वो जितनी जो है वो कह लें कि फोकियत हासिल नहीं होती, बिकॉज क्योंकि प्रोफेशनल इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन रोल्स, जो अपना प्रोफेशनल्स होता है वो अपनी रोल की बेस पे जो जाने जाते हैं, रादर देन वो पर्सनल कनेक्शन वो किसी से नहीं बनाते, वो सारा क्या होता है उनको पब्लिक टू जो जितने भी ऑफिशियल वो उस तरह जो है उनको डील करता है। जितना भी ऑफिशियल वर्क है वो बेसिकली जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है बेसिकली उनका काम है वो करना, ना कि पर्सनल रिलेशंस बनाना। एलिमिनेटिंग फेवरेटिज्म एंड इंश्योरिंग मेरिट बेस्ड ट्रीटमेंट, और इसी तरह ये क्या करते हैं जितने भी नेपोटिज्म है, जितनी फेवरेटिज्म है उसको खत्म करते हैं और एक मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर। उसके बाद एक कैरियर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो परमानेंट एम्प्लॉय रखे जाते हैं वो अपने क्वालिफिकेशंस की बेस के ऊपर परफॉर्मेंस है, क्वालिफिकेशंस है एंड क्रिएटिंग स्टेबिलिटी एंड मोटिवेशन की बेस पर वो क्या करते हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है आगे तरक्की करने की। तो ये एक बड़ी बात है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। इसके बाद जितने भी ऑफिशियल्स सिलेक्टेड होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वालिफिकेशंस एंड टेक्निकल कंप्यूटर्स। आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेसिकली मेरिट बेस्ड जो है वो उनको रिक्रूटमेंट की जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जितने भी ऑफिशियल सिलेक्टेड किए जाते हैं वो किसकी बेस पे किया जाता है, क्वालिफिकेशंस की बेस पर, और टेक्निकल कंपिटेंस का मतलब है जो एग्जाम लिया जाता है उसके यहां पर थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये अथॉरिटी क्या चीज है। सबसे पहले हम अगर देखते हैं ये अथॉरिटी क्या डेफिनेशन है, तो यहां पर देखते हैं कि वेबर डिफाइंड पावर। सबसे पहले जो है वो डिफाइन करता है पावर को, कि पावर क्या होती है। यहां पर देखें द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप, जो कोई एक एक्टर है कोई भी है वो सोशल रिलेशनशिप में वो क्या किया जाता है, विल बी इन अ पोजीशन, अगर वो एक पोजीशन पर होता है, ओहदे पर होता है, तो वो क्या करता है टू कैरी का मतलब होता है टू कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, एंड हिज ऑन विल, वो अपनी ख्वाहिश को क्या करता है पूरा करता है। अगर सोसाइटी के सोशल रिलेशनशिप में वो कोई पोजीशन पर होता है, डिस्पाइट रेजिस्टेंस, तमाम जितनी भी रेजिस्टेंस होने के बावजूद या मज़ाहमत जो होती है वो होने के बावजूद भी। वाइल अथॉरिटी जो वो कहता है कि अ प्रोबेबिलिटी दैट कमांड विद द गिवन बाय स्पेसिफिक कंटेंट, जो कह ले कि जो अथॉरिटी है ना वो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें क्या करते हैं कमांड विद द गिवन स्पेसिफिक कंटेंट के साथ उसको कमांड दी जाती है, एंड विल बी ओबेड बाय अ गिवन ग्रुप ऑफ द पर्संस, जो एक दिया गया जो ग्रुप होता है उसके द्वारा जो है उसको ओबे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेबर के मुताबिक अथॉरिटी इज सिनोनिमस टू अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड। बेसिकली सिनोनिमस अथॉरिटी एज सिनोनिमस है, अगर देखा जाए तो ये क्या है अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड है। क्या है अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड है। ही कॉल्ड इट डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है किसी के पर जो है वो गलबा आना, किसी पर बहुत ज्यादा जो है वो कह ले इन्फ्लुएंस आ जाना,
ठीक है, दबदबा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दबदबा भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर बोला जाए ही स्टेटेड दैट, उसने कहा कि ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मींस डोमिनेशन, वो कहता है जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब है डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब है गलबा आना या दबदबा होना। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन मींस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। इसके अलावा अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को कैसे जो है एक्सरसाइज करता है या इस्तेमाल करता है या यूज करता है। तो यह है थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी डेफिनेशन। अब चलते हैं इसकी जो 3 थ्योरीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखें तो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की कितनी टाइप्स हैं, ये मैक्स वेबर ने कहा है। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर डिस्कस करने वाली, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में अगर देखा जाए तो जो अथॉरिटी थी बेस्ड ऑन कस्टम्स, रवायात थी, ट्रेडिशंस पर हेरिडेटरी सिस्टम था जो नस्ल दर नस्ल चलने वाला था। एक ही खानदान के लोग बार बार जो है मुनार्क में आ रहे थे, मुनार्की सिस्टम अगर देखा जाए तो वहां पर एक ही नस्ल से, एक ही खानदान से लोग जो बार बार जो है अपने पावर में आ रहे थे। तो ये है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में होता है क्या है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, लीडरशिप जो होती है वो पर्सनल चार्म की वजह से, हीरोइज्म की वजह से एंड इंस्पिरेशन की वजह से वो रेवोल्यूशनरी जो है लीडर्स उभर कर सामने आते हैं। तो ये होता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जो क्या होता है बेसिकली अपने पर्सनल चार्म, पर्सनैलिटी की वजह से, और कह ले कि गुड लुकिंग भी कह सकते हैं, हीरोइज्म जहां पे आ रहा है, उसके बाद इंस्पिरेशनल नजर आना। तो ये क्या करते हैं कि फिर रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो उभर के आते हैं, अब वो देखते हैं। अब यहां पर आप नेल्सन मंडेला का भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होती है? लीगल रैशनल अथॉरिटी का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉज एंड रूल्स, जो क्या करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस करते हैं, लॉज के ऊपर बेस करते हैं। एंड उसके बाद फाउंडेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो किसकी बुनियाद रखी जाती है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के। तो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी कितनी हुई हमारे पास? सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, उसके बाद कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है, थर्ड वन हमारे पास क्या है? लीगल रैशनल अथॉरिटी, जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन होती है आपके ब्यूरोक्रेसी की। अब देखते हैं कि वाई ब्यूरोक्रेसी वेबर्स जो है वो रैशनल, क्यों जो है वो इसको रैशनल जो है वो माना जाता है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि वेबर डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज ए रिस्पांस टू द क्योटेक ऑफन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस इरा। बेसिकली जो इसने थ्योरी दी है ब्यूरोक्रेटिक, ये उस इरा में देखिए जब जो है करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा अरूज पर थी। उसके बाद बड़ी क्योटेक सिचुएशन थी, अफरा तफरी वाला वहां पर आलम था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन थी। तो इसने क्या किया? ही ऑब्जर्व्ड दैट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी बेस्ड ऑन कस्टम, पर्सनल लॉयल्टी एंड कैरिज्मेटिक लीडरशिप, जो बेसिकली जो वो थे कि जो ट्रेडिशनल जितने भी आपके कह लें के ट्रेडिशनल अथॉरिटी जितने भी थे वो किस पर बेस करती थी? पुरानी रवायात के मुताबिक। पर्सनल लॉयल्टी नजर आती है, कैरिज्मेटिक जो है लीडरशिप वर इनएडिक्वेट फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जो है वो ना काफी थी कि वो क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको खत्म करे। तो ये बिल्कुल जो है वो काम ना करने के बराबर थी। उसके बाद इमर्जिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिस तरह जो इमर्जिंग सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो रही थी, उनका इमर्जेंस हो रहा था, तो वो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो फेल हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले एड्रेसिंग इनएफिशिएंसी, वो कहता है कि रैशनल क्यों है? रैशनल इसलिए है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर सफर अनक्लियर जो है वो अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको नहीं पता था, एंड इनकंसिस्टेंट प्रोसीजर्स, बिल्कुल जो है इनकंसिस्टेंट जो नजर आते था उसके अंदर नजर आती, क्या नजर आती है बेसिकली प्रोसीजर्स के अंदर। एंड डिसीजंस बेस्ड ऑन पर्सनल वेम्स, जो पर्सनल मफरूजात थे उन पर बेस करते थे, लेकिन रादर देन रैशनल एनालिसिस, कोई भी उसके अंदर जो अकल वाली बात होती है वो नजर नहीं आती। तो अकली शऊर से जो दूर थी, जो अकली एनालिसिस था, तज्जिया था, उससे दूर था। ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। तो ब्यूरोक्रेसी ने जो है एक सिस्टमैटिक जो है वो हल दिया कि ब्यूरोक्रेसी ने कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल किया जाए। एलिमिनेटिंग करप्शन, एक और भी रोल देखा जाए कि जितना भी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज है ना जिसके अंदर, तो उसके अंदर होता है क्या कि जितने भी करप्शन हो रही है, निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, तो उसको भी जो है ये खत्म करती है, उसको भी एलिमिनेट करती है। तो रैशनल इसीलिए उसने इसको बोला है। अब बात करते हैं यहां पर मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। होता है क्या कि अगर सबसे पहले देखा जाए तो मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है। रैशनल ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ टास्क, क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि आपको पता है कि बॉटम टू आपका टॉप है, तो यहां पर जो है पूरा हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हर किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है और वो अपनी स्पेशलाइजेशन का भी पता है और वो उसी तरह जो है अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इनएविटेबल मॉडर्नाइजेशन में देखा जाए तो वेबर कहता है व्यूड ब्यूरोक्रेटाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ द बॉर्डर सोसिस्टल रैशनलिज्म एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशन इमोशन। इसने क्या किया है, जितने भी आपके ओल्ड जितने भी कस्टम्स थे, रवायती बेस के ऊपर जितने भी आपके अथॉरिटी थी, उसको खत्म कर दिया और उसके अंदर जितने भी मॉडर्न चीजें थी वो इसने इंट्रोड्यूस कराई एंड कैलकुलेशन रीजन एज ए डोमिनेंट मोड्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह जो है जितने भी सोसिस्टल रैशनलाइजेशन भी इसके अंदर आई है। अब हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, फुली डेवलप्ड ब्यूरोक्रेटिक apparatus compares with other organization exactly as does the machine with the non mechanical मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये है जी आपके मैक्स वेबर ने बड़ी अच्छी इसकी जो है वो डेफिनेशन दी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है कंक्लूजन। यहां पर देखते हैं कि मैक्स वेबर ने क्या बेसिकली इसकी लिगेसी जो थी कह लें कि लेगेसी ऑफ मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की जो लेगेसी सबसे पहले देखा जाए, मैक्स वेबर्स विजन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अक्रॉस द ग्लोब। तो बेसिकली इसने ये कि किस तरह जो फंडामेंटली इसने ट्रांसफॉर्म किया पूरे ट्रेडिशनल सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को, जब कैसे जो है दुनिया के कह ले के ग्लोब जो कह लेते हैं ग्लोबल लेवल पर जो है वो कैसे फंक्शन करेगी। तो एक बात ये है फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी से लेकर जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है, द प्रिंसिपल्स ही आउटलाइंड कंटिन्यूड शेप द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। जो इसने आउटलाइंस दी हैं अपने प्रिंसिपल दिए उसी के अकॉर्डिंग जो वो स्ट्रक्चर मोर देन सेंचुरी आफ्टर हिज डेथ। तो 1920 के अंदर जो है इसकी डेथ हुई थी। हिज वर्क कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ जो है वो स्कॉलर्स। His theoretical framework successfully balance efficiency with fairness through structured rules, hierarchical एंड अकाउंटेबिलिटी नजर आती है, मेरिट बेस्ड सिस्टम इसके अंदर नजर आता है। तो इसने जो अपना एक फ्रेमवर्क दिया ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात होती है, रूल्स एंड लॉज की बात होती है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात होती है, एंड उसके बाद हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर मौजूद है। मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस वेदर पब्लिक एंड प्राइवेट रिलाई हैवीली ऑन वेबेरियन प्रिंसिपल्स टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंश्योर कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी। आज भी अगर मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखा जाए तो यही ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो काम कर रहा है। जहां भी आप प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट जहां भी देखेंगे इसी को कर रहा है और लोगों को जो है वो क्या कर रहा है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम कर रहे हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी रिमेन्स एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग कंटेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस। और जितने भी बेसिकली कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज को एसेंशियल है कि नेविगेटिंग करने के लिए, किसको नेविगेट करने के लिए, बेसिकली जो कंटेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है उसको नेविगेटिंग करने की के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अगर हम बात करें कि ये रैशनल क्यों है, तो हमने पूरा जो है इसको डिस्कस किया कि रैशनल क्यों इनएफिशिएंसी को खत्म करती है, एलिमिनेटेड करप्शन को जो खत्म कर देती है। तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एक नो डाउट मैनेजेरियल अप्रोच भी है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहा जाता है आपका जो ये मॉडल है, ठीक है।